अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो क्या ये किसी और परेशानी की भी वजह बन सकती है? एसिडिटी की शिकायत होगी और पूरा दिन अनईजी रहेगा। ब्रेन का जो नेचुरल फंक्शन है जी। सोचने का वो डिस्टर्ब होगा। लेग्स के नीचे वाले पोर्शन में नी से नीचे थका थका सा शरीर रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an ब्रेक के update. बाद आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ पर। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि अगर टंग वाइट कोटेड है या फिर येलो कोटेड है तो कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे ये पता चल सकता है कि कब्ज़ की परेशानी है? देखिए, पहला जो लक्षण है जब कब्ज होगी उसमें पेट में अफारा आएगा, एसिडिटी की शिकायत होगी और पूरा दिन अनईजी रहेगा। ब्रेन का जो नेचुरल फंक्शन है जी। सोचने का वो डिस्टर्ब होगा। आपका कुछ काम करने को मन नहीं करेगा। पूरे बॉडी में हैवीनेस रहेगी। लेग्स के नीचे वाले पोर्शन में नी से नीचे थका थका सा शरीर रहेगा और उसके अलावा बॉडी में पेन्स भी हो सकते हैं। यदि वो वायु का प्रकोप हो गया तो बॉडी में पेन्स हो सकते हैं। सिर में दर्द हो सकता है, आपकी गर्दन में, शोल्डर्स में पेन हो सकता है और अंदर आपको यूँ लगेगा बल्चिंग हो रही है, डकारें आ रही हैं और अनईजी हो रहा है और यूँ लगेगा कि मोशन का प्रेशर है पर मोशन आएगा नहीं। तो इस तरह के जो लक्षण हैं ये वहाँ दिखाई देते हैं, तो इसको हम मान सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गई। इसमें भूख भी कम लगती है? देखिए, जब मल का निष्कासन नहीं होगा इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे एक चूल्हा हम जलाते हैं और उस पर राख आ गई। एक बार भोजन बनाने के बाद हमने रात को चूल्हे को छोड़ दिया तो चिंगारी उसमें रहती थी पुराने चूल्हे में और हमने ऊपर की राख नहीं हटाई तो दोबारा आग कैसे जलेगी? तो यदि मल का निष्कासन होगा तभी तो जो अग्निदीपन है वो होगी और अगले दिन के भोजन की तैयारी होगी, उसकी भूख लगेगी और पाचन होगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो क्या ये किसी और परेशानी की भी वजह बन सकती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह तो ये आपके शारीरिक जो श्रम जो हम करते हैं दिन में उसमें बाधा डालती है। फिर आपके मानसिक जो स्तर है उसको डाउन करती है और आपके पूरे दिन की मूवमेंट्स पे ये डिस्टर्ब करती है और आपकी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्ब कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिनको कब्ज रहती है उनको चिड़चिड़ापन बहुत कॉमन रहता है, छोटी बात पे गुस्सा बहुत कॉमन हो जाता है। इस तरह से ये हमारी जो डेली रूटीन है, जो लाइफ है, उसको डिस्टर्ब करता है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट की। तो पंचकर्मा चिकित्सा इसमें कितनी कारगर है? देखिए, पंचकर्म चिकित्सा तो 100% कारगर है। हम जब कुछ लोग मोटे लोग आते हैं हमारे पास, जो ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं, तो उनकी हिस्ट्री में मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 50% केसेस में क्या मिलता है? कॉन्स्टिपेशन। तो हम क्या करते हैं, उसमें विरेचन चिकित्सा करते हैं। अब विरेचन चिकित्सा में सीधी बात है कि पहले घृतपान कराएंगे, क्योंकि हमने कॉन्स्टिपेशन क्या माना? वात रोग, वात का पित्त रोग भी लिया हमने इसको। और घी का काम क्या है? वो वायु को शमन करता है और अग्नि को दीपन करता है। तो हम 4 दिन 5 दिन पेशेंट को मेडिकेटेड घी पिलाते हैं और 2 दिन उसको हम अभ्यंग स्वेदन यानी मसाज और स्टीम करते हैं और 7th या 8th डे उसको मसाज स्टीम देने के बाद हम कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद 2 से 3 घंटे तक उसकी वेट करते हैं ताकि उसको मोशंस आ जाएं। इस विरेचन को हम बोलते हैं मेडिकल इंड्यूस्ड परगेशन। परगेशन क्यों करना है? क्योंकि विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको खोलना है। यदि ये ट्रीटमेंट हम एक बार कर लें तो आगे आने वाले 1 साल के लिए कॉन्स्टिपेशन दोबारा नहीं होती, यदि कुछ नियमों का पालन साथ में किया जाए। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, वस्ती चिकित्सा करते हैं। आस्थापन वस्ती और निरुवस्ती, एक में तेल डालते हैं और एक में कषाय डालते हैं और उससे क्या होता है कि अंदर जो पकवाशे की जगह है जिसको हम रेक्टम बोल रहे हैं, वहाँ पे जो मल बिल्कुल चिपक गया था, हमने परकेशन कर दी, इंटेस्टाइन से मल निकल गया जी। पर रेक्टम में कभी कभी वो मल चिपका हुआ रहा था। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 14 दिन तक हम वस्ती क्रिया करते हैं। उसकी वस्ती क्रिया करते इतना बढ़िया लाभ मिलता है कि जो हमने अभी बात की थी कि मेंटल लेवल उसका डिस्टर्ब होता है। तो हम पकवाशे को क्या बोलते हैं? गट ब्रेन, मतलब इंटेस्टाइन में भी एक ब्रेन है जो ऊपर वाले ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो हम वो करते हैं तो क्या होता है, हमारा मेंटल लेवल भी बूस्ट होना शुरू होता है। तो ये 2 तरह की चिकित्सा हम उसमें विशेष रूप से करते हैं। करने को तो हम वमन भी कर सकते हैं, यदि मान लो एसिडिटी कारण से कॉन्स्टिपेशन हुई है तो हम वमन भी कर सकते हैं, पर मुख्यतः हम वस्ती और विरेचन, ये 2 चिकित्सा पंचकर्म में करते हैं। और इसको करने के बाद जो चेहरे का ग्लो है वो बढ़ता है, आपकी जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो बढ़ती हैं, शारीरिक श्रम करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये पंचकर्म का सीधा लाभ, क्योंकि हम बार बार कहते हैं शोधन यानी सफाई, यानी कि बॉडी की सर्विसिंग, यानी कि पूरे इंटेस्टाइन की
हमने सर्विसिंग कर दी, थोड़ा परहेज और पंचकर्म। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जिसको लेने से कब्ज़ की परेशानी दूर हो सकती है? बिल्कुल है, औषध चिकित्सा तो करनी पड़ती है, क्योंकि सभी लोग पंचकर्म करा पाएंगे ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि या समय की कमी रहती है या परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि वो लगातार पेशेंट हमारे पास आ सके। तो औषध चिकित्सा भी बहुत कारगर है आयुर्वेद की, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि यदि रोग का समूल नाश करना है तो आयुर्वेद में ही वो गुण है जो कर सकता है। तो औषध चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि उसको हम दीपन पाचन करते हैं। दीपन पाचन मतलब कि हम घृतपान कराएंगे। पहले घृतपान कराते हुए एक विशेष ध्यान रखना होता है कि उसकी अग्नि कितनी है, यानी उसको भूख कितनी लगती है। क्योंकि हमने अभी कहा कि कॉन्स्टिपेशन से भूख भी कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन, जैसे हमने पंचसकार चूर्ण दिया उसको ताकि एक बार उसका मल निष्कासन हो जाए, त्रिफला चूर्ण दिया, हिंगवासक चूर्ण उसको दे दिया ताकि उसको थोड़ा भूख लगनी शुरू हो, तो उसके बाद हम घृतपान शुरू कराते हैं। घृतपान कब कराते हैं? या तो सुबह सुबह खाली पेट उसको डेली रूटीन में अपनी डाइट के साथ ही क्या भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये घी सुबह और रात को सोते हुए दूध के साथ घी पी लीजिए, ये हो गया। उसके कारण क्या है? मानो वातवर्धक पदार्थ खाए, वो कारण है तो वात की चिकित्सा करेंगे। पित्तवर्धक है तो उसकी चिकित्सा करेंगे, या तो फिर कारण का निवारण करेंगे। कारण क्या था कि हेक्टिक लाइफस्टाइल है, फुर्सत ही नहीं है, भोजन करने का समय ही नहीं है। अभी हम एक चीज़ और देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का कारणों में एक बात हम और कर लेते हैं कि जिसने भोजन ही नहीं किया उसका मल कैसे बनेगा? बिल्कुल, जब मल बनेगा तो निकलेगा कहाँ से? पर जो थोड़ा सा भी बना उसको उतनी वॉल्यूम नहीं है कि वो प्रेशर दे सके और बाहर निकल सके, तो वो भी रहता है। तो उसको हम क्या करते हैं पेशेंट को कि उसको बोलते हैं आप पेट भर के भोजन करिए। और जिनको ओवर ईटिंग कारण से हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं कि आप भोजन कम करिए। और भोजन में जो हम ले रहे हैं वो भोजन ही औषध है। उसमें क्या करना है कि दवाई लेने का ढंग मैं अभी बता रहा हूँ बीच में कि कभी कभी हम पेशेंट को क्या करते हैं कि कोई मेडिसिन हम भोजन से पहले देते हैं कि आप पहले दवाई खाइए फिर भोजन करिए, या फिर आधा भोजन हो गया कुछ दवाई हम तब देते हैं, कुछ दवाई हम भोजन के बाद देते हैं। तो हमने क्या कहा कि दवाई और भोजन दोनों मिलके औषध हो गए। तो इसमें कुछ पीने की मेडिसिन हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ हैं। वो दवाइयाँ मैं इसे यहाँ बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि सबका कारण अलग अलग है जी, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका स्ट्रेस लेवल अलग है, सबका अपने घर का माहौल अलग है, ऑफिस का माहौल अलग है। इसमें एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगा चिकित्सा करते हुए कि हम हर समय कब्ज के बारे में सोचना बंद करें। क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो ब्रेन कंसंट्रेट करता है वहीं पे, और गट क्या करती है, इंटेस्टाइन क्या करती है, उस पैरासिटाल्टिक मूवमेंट को स्लो कर लेती है। तो जब स्लो करेगी तो क्या होगा, मोशन नहीं आएगा। तो इस तरह से चिकित्सा जो करनी है वो डिपेंड करेगा कि किसी की चिकित्सा 1 हफ्ते में हो जाती है, किसी की 1 महीने में होती है और किसी की 3 महीने में होती है। ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी पुरानी है, उसकी स्थितियाँ क्या रही, उस पर डिपेंड करेगा चिकित्सा। तो डॉक्टर साहब जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों की कब्ज़ की परेशानी है उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेचर के अकॉर्डिंग चलें। सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, और जब सूर्य चढ़ता जाए और जब सूर्य ढले तो ढलने से पहले अपना भोजन कर लीजिए, पहला नियम। दूसरा, जो लोग शराब पीते हैं उनसे मैं सीधी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग शराब और नॉनवेज लेना बंद करें। उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का उपयोग ज़्यादा करें, जितना संभव हो उतना खीरा का उपयोग ज़्यादा करें। दूध रात को सोते हुए अवश्य पिएं, और योगा को थोड़ा सा लाइफ में इन्वॉल्व कर लेंगे तो और ईजी हो जाएगा। उसके अलावा रात को सोते हुए दूध में मुनक्के उबाल के यदि पिए जाएं, 6 से 8 मुनक्के आपने दूध में डालने हैं, 1 गिलास दूध में उसको उबालना है। उसको उबाल के पी लेंगे तो क्या होगा, एक तो नींद बढ़िया आएगी और दूसरा सुबह मोशन खुल के आएगा। उसके अलावा यदि आपको कब्ज फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं, इसबगोल का छिलका 5 से 8 ग्राम गर्म दूध के साथ पीना है, सुबह मोशन खुल के आ जाएगा। उसके अलावा नॉर्मली जिनको हल्की सी कब्ज रहती है, दवा की जरूरत नहीं है, वो लोग रात को गर्म पानी से त्रिफला चूर्ण लें और उससे भी कब्ज टूट जाती है। देखो कितने सिंपल छोटे छोटे टिप्स हैं, यदि इसको जीवन में आजमा लें तो फिर ना तो रोगी होंगे, ना लाइफ ख़राब होगी, और स्मूथ लाइफ चलेगी और ना डॉक्टर की शक्ल देखनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और ये बताया कि कैसे हम इस परेशानी से बच सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।